हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज का वीडियो जो आज इंटरनेशनल लेवल पे सभी टीवी न्यूज चैनल्स पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे छाया हुआ मुद्दा है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो द्वंद्व चला हुआ है, जो युद्ध चला हुआ है, वो सडन तो है नहीं। क्यों ना मैंने चाहा कि आज कुछ उसकी बारीकियों को टीवी चैनल्स पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लोग सुन रहे हैं। कुछ प्रो इजराइल हैं, कुछ प्रो फलस्तीन हैं, पैलेस्टाइन हैं, कुछ प्रो हमास हैं, कुछ अगेंस्ट द हमास हैं। कौन किसके पक्ष में है? पक्ष में होने वालों को, अक्सर लोगों को शायद ये पता नहीं कि हम किसी के पक्ष में हैं तो क्यों हैं। दरअसल ये इंटरनेशनल मुद्दा है, मेरे देश से इस मुद्दे का कोई बड़ा सरोकार नहीं, लेकिन मेरे देश के न्यूज चैनल्स पे इसकी डिबेटें ऐसे हो रही हैं जैसे ये हिंदुस्तान का निजी मुद्दा हो। और जब हिंदुस्तान के निजी मुद्दों की बात आती है तो उन पर ये मेरे देश के चैनल खामोशी इख्तियार करते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो बेहतरीन सवाल करे। और आज बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स पे आपको बड़े बड़े एडिटर्स को, बड़े बड़े एंकर्स को देखकर हंसी आती होगी कि इनका विवेक कहां चला गया, सवालों को पूछने की क्षमता कहां चली गई। और पूछ भी रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप आम कैसे खाते हो? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितनी देर करते हो? मीडिया चैनल्स देश की सरकारों से ये सवाल कर रही है। बाय द वे, अभी मेरा मुद्दा इंडिया नहीं है, अपने देश में अमन और सुकून और शांति है, लेकिन जो फलस्तीन में और इजराइल में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में कुछ मैं बेसिक नॉलेज देने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको ये नॉलेज क्यों दे रहा हूं? मैं नॉलेज इसलिए दे रहा हूं कि जो बातें न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे आप सुन रहे हैं, शायद आपकी समझ में कम आ रही हो सकता है गलत मैसेज आप तक जा रहा हो। वो रियलिटी इसकी है क्या? इस कन्फ्लिक्ट की, ये कन्फ्लिक्ट है क्यों? इसके लिए सबसे पहले दिमाग में एक सवाल उठता है दोस्तों। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, व्हाट वाज द इजराइल बिफोर 1948? 1948 से पहले इजराइल क्या था? तो मेरे दोस्तों, सबका जवाब यही होगा, इजराइल वाज नथिंग। इजराइल नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इजराइली कोई कंट्री नहीं थी, जेविस की कोई कंट्री थी ही नहीं। फिर दोस्तों, जब उनकी कोई कंट्री नहीं थी, इजराइल कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इजराइल बना कैसे? इसकी ओरिजिन हुई कैसे? दोस्तों, एक हॉलोकास्ट हुआ था। मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी इधर लिख रखी है जो फलस्तीन और इजराइल के युद्ध में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं, मैं उनको बेस बनाऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ताकि वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी हो जाए और ये नॉलेज, ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको रियल जानकारी मिल जाए। आप फिर किसके पक्ष में होते हैं, इट डजंट मैटर। मेरे से पूछा जाए मैं किसके पक्ष में हूं, दोस्तों, सत्य एक ही होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता, और जो सत्य है मैं उसके पक्ष में हूं। मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपका डिसीजन होगा, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द फॉल्स। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी बातों को तहकीक करें, जो संसाधन आपके पास अवेलेबल हो, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, उसको तहकीक करें। आपको लगे दैट इज द राइट, 100% करेक्ट, देन यू विल मेंटेन योर व्यूज कि यू आर प्रो इजराइल, यू आर प्रो फलस्तीन। जैसा कि टर्मिनोलॉजी को मैं बताते चलता हूं आपको, अभी बहुत पेपर्स में आ रहा है, कई इजराइलियों को हॉस्टेज कर रखा है। हॉस्टेज का मतलब होता है दोस्तों, बंदी बना रखा है। मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखी, मैं बोलूंगा आप लिखें। हॉस्टेज, बंदी बनाना, ऐसा सुनने में आया है। लगभग 150 इजराइलियों को फिलिस्तीनियों ने, हमास ग्रुप ने बंदी बना रखा है। इन्फिल्ट्रेशन, दोस्तों, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है किसी की बाउंड्री में, किसी की सरहद में घुस जाना, इन्फिल्ट्रेट कर देना। जैसे कि 7th of October 2023 हमास विल इन्फिल्ट्रेट
हमास वॉज इनफिल्ट्रेट इन इजराइल, इजराइल में हमास घुस गया था। परसिक्यूशन, ये सारी कहानी परसिक्यूशन से स्टार्ट होती है। परसिक्यूशन क्या था? 1920 से लेके 1940 तक पूरी दुनिया में एक हॉलोकास्ट था, नाजी हॉलोकास्ट था। हिटलर का वो आतंक था कि जहां जैविस दिखते थे, जहां ज्यूज दिखते थे, जहां यहूदी दिखते थे, जहां इजरायली दिखते थे, जिन्हें आज हम इजरायली कह रहे हैं, वो उनको खत्म कर देते थे। कंसेंट्रेशन कैंप बनाकर उनको उनमें भर के रख देते थे। वो ये चाहता था कि सभी को हथियारों से न मारा जाए। क्यों? क्योंकि हथियार ज्यादा खर्च होंगे। एक एक गोली से 10-10 को मारा जाए, लाइन में खड़ा करके मारा जाए ताकि एक गोली 10 लोगों में पार हो जाए। कंसेंट्रेशन कैंप बना रखे, 1,000 आदमी उस कैंप के अंदर बंद कर रखा है। खाना 50 आदमियों का दिया जा रहा है। लोग भूखे मर रहे थे। जिंदा लोगों को भट्टियों में डाला गया, ट्रेन में भर के ट्रेन के ट्रेनों में आग लगाई गई। कुल मिलाकर यह हुआ, हिटलर ने जेविस को, जितने भी यहूदी थे, उन्हें मारने की पूरी कोशिश की। और यहां तक बताते हैं, यहां तक हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया गया। दोस्तों, फिर जो यहूदी बचे अपने आप को छुपाते फिरते, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं बस गया। यह बात 1948 से पहले की होती आ रही है, 1940 से पहले की है ये, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का टाइम में यही हॉलोकास्ट मचा हुआ है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब ये यहूदी दुनिया के चप्पे चप्पे पे इधर उधर कहीं कहीं दो कहीं एक कहीं रहने लगे, तब इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया यूएन में जाकर। और यूएन में जाकर कहा क्यों ना हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहां कि हम बस जाए। दोस्तों, क्वेश्चन तो इनका जायज था, लेकिन होना क्या था कि इनको बसाया कहां जाए। अंग्रेजों ने बेहतरीन तरीके से एक गेम खेला। यूएन ने, और उस समय ये जो यूएन में केस गया कि हमें रहने के लिए जगह दिए जाए, ये ब्रिटेन के जुडाइज्म के सेक्रेटरी थे, जुडाइज कम्युनिटी के सेक्रेटरी थे, जिन्हें बाल्फर के नाम से जानते हैं। उन बाल्फर ने यूएन में कहा कि हमें एक पर्टिकुलर कंट्री चाहिए। दोस्तों, ब्रिटेन ने कहा हम तुम्हें जगह देंगे, और ये जगह तुम्हें ऑटोमन एम्पायर से छीनी गई फलस्तीन में देंगे। ये फलस्तीन अपने आप में अपना ही एक जगह थी जहां पर लोग जो भी रहते थे अमन और सुकून से रहते थे। जब यूएन ने यहूदियों को यह कहा कि हम आपको जगह देंगे, दोस्तों मसला वहीं से हल हो गया, वहीं से युद्ध की नींव डल गई। यूएन ने प्रस्ताव पास किया कि जो फलस्तीन है उसका 51% हिस्सा इजराइल को दिया जाए, 49% हिस्सा फलस्तीनियों को दिया जाए। लेकिन क्योंकि जमीन पूरी फलस्तीन की थी, जमीन पूरी अरब कंट्री की थी, दोस्तों ये कैसे मुमकिन था मेरी जमीन के 2 हिस्से कर दिए जाएं? नॉर्मली जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही हुआ, अरब कंट्री के लोगों ने यूएन के इस प्रस्ताव को नेग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। जब इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया, उधर जमाने भर के यहूदी इकट्ठा होकर इजराइल में इकट्ठे हो गए। जब वो लोग सब वहां इकट्ठे हो गए, मजबूती के साथ इकट्ठे हुए, और उन्होंने 51 तो छोड़िए, मौजूदा हालात में 84% लैंड ऑफ द फलस्तीन इज ऑक्युपाइड बाय द इजराइल। 84% जमीन पर इजराइल का कब्जा है, मात्र 16% जमीन पर फलस्तीन बचा हुआ है। अब आप ये अंदाजा लगाएं, मेरे घर में पहले मुझे किराएदार की हैसियत पर रखा जाए, फिर मुझे निकाल दिया जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? कौन सच हो सकता है इसमें? आप किस पक्ष में हैं ये मायने नहीं रखता। मेरे दोस्तों, सच्चाई 2 नहीं हो सकती, सच्चाई एक हो सकती है। और वो सच्चाई क्या है? ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं। अब इसमें ये युद्ध का एंगल कहां से आता है?
दोस्तों इसमें ये ट्रायंगल फंसा हुआ है। ट्रायंगल क्या है? अब ये लड़ाई पहले अस्तित्व बचाने की थी, अब ये धर्म पे आ गई, लोग धर्म बचाने चले। इजराइल के अंदर या फलस्तीन के अंदर मस्जिद अल अक्सा है, जिन्हें मुसलमान अपना पहला काबा कहते हैं, जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों ईसाइयों का जेरूसलम इजराइल के अंदर, यहूदियों का वतलहम इजराइल के अंदर। दोस्तों तीन धर्म के धार्मिक स्थल एक जगह पर आ गए, वो फलस्तीन या इजराइल में आ गए। अब ये जमीन बचाने की लड़ाई बाद में रह गई, धर्म बचाने पे टूट पड़े लोग। तीनों धर्म, और मजे की बात देखिए, यहां मैं अपनी बात को थोड़ा सा और गहराई तक ले जाता हूं। ऐ सारी दुनिया के लोगों, आप अच्छे से जानते हो तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, ये कुरान का ही मैसेज है। वो कहती है कि 4 किताबें आसमानी हैं और हो सकती हैं। 1,24,000 लगभग मैसेंजर इस दुनिया पर आए और कोई कुछ ना कुछ लेकर आया, कोई सहीफे लेकर आया, कोई कुछ ना कुछ लेकर आया। देयर आर 4 बुक्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। कुरान के अंदर 4 बुकों का नाम है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि और किताबें नहीं है, बातें ही नहीं होंगी। हम बट नाम से हम उनका नाम नहीं दे सकते, क्योंकि कुरान में उनका नाम नहीं। उसमें यह कहा गया, तालू इला कलिमतिन सबाइन बैनना व बैनकुम, ऐ लोगों कम टू द पॉइंट व्हिच इज कॉमन इन ऑल द अहले किताब, ऑल द पर्सन्स हु हैव द बुक। वो लोगों एक तरफ आ जाओ। कौन से लोगों? जिनके पास किताब है। एक ही छत के नीचे आ जाओ, एक ही रब को मानने वाले हो जाओ, एक ईश्वरवाद में आ जाओ। और वो 3-4 लोग कौन से हैं किताब वाले? दोस्तों यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। ये 3 लोग अहले किताब हैं। इन तीनों की ओरिजिन में बहुत फर्क, बहुत समानता है, सिमिलैरिटीज हैं। तीनों वननेस ऑफ गॉड में बिलीव रखते हैं, तीनों प्रॉफिट्स को मानते हैं। फिर इनकी लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं। मेरा मानना है धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती। धर्म और लड़ाई, these two words are opposite to each other. This is the contradictory sentence. धर्म और लड़ाई इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हाँ, सेल्फ डिफेंस हो सकता है। जितनी जंगें होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं, मेरे दोस्तों, एक भी जंग अपनी तरफ से स्टार्टिंग नहीं है। हिस्ट्री पढ़ें, मेरी बात पर यकीन ना करें। एक भी जंग, सारी जंग रद्द अमल है, सारी जंगें रिस्पॉन्स है, सारी जंगें सेल्फ डिफेंस है। और सेल्फ डिफेंस हर पंथ, मजहब, हर व्यक्ति का लॉजिक भी यह स्वीकार करेगा कि सेल्फ डिफेंस तो करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। वहां भी अपने आप की रक्षा की गई, और उस धर्म की रक्षा करोगे जिस धर्म ने तुम्हें बनाया। इस धर्म के नाम पर इजराइल में, हालांकि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और फलस्तीन जैसा देखने में आ रहा है वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अस्तित्व उसका भी है, उसकी जमीन से उसे बेघर कर दिया जा रहा है। इसको और थोड़ा सा प्रोसेस से पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये मामला इस हद तक गुजरता चला गया। अनप्रेसिडेंट, मैंने बताया परसिक्यूशन, प्रताड़ित लोग, अनप्रेसिडेंट ऐसी घटना जिसका पहले से कोई अनुमान न लगाया जा सकता हो, दैट इंसिडेंट इज नोन एज अनप्रेसिडेंटली। मिलिटेंट, मिलिटेंट वो जो लड़ाके, आतंकवादी भी कह दिया जाता है। लड़ाके गलत तरीके के लिए लड़ रहे हैं तो वो आतंकवादी हैं, और अच्छे तरीके से, अच्छे जायज काम के लिए लड़ रहे हैं तो वो योद्धा हैं। हमास, ये नाम बहुत चर्चा में है, हमास। और हमास को लेकर ही इस वक्त इजराइल जितनी बमबारी फलस्तीन पे कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा हम फलस्तीन को
बम्बार्डेड कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहा है कि हम हमास के आतंकवादियों को मारें। दोस्तों, हमास एक संगठन, यूएन तो ये कहता है, अमेरिका तो ये कहता है ये आतंकवादी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन ये कहता है कि ये एक राजनीतिक संगठन है। हरकत, इसका नाम है हमास का हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, एक संगठन है जो अपनी किसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यूएन ने, अमेरिका ने इसको कह दिया ये आतंकवादी संगठन है, और इन्होंने भी जाहिर कर दिया कि मस्जिद अक्सा के लिए ये जंग जारी है इनकी। यह हमास है, इसके लगभग 30 से 35 हजार योद्धा हैं, मिलिटेंट हैं, आतंकवादी जो भी हैं लगभग 30 से 35 हजार है। और किससे मुकाबला है दोस्तों? जिसके पास 4.5 लाख 5 लाख सैनिक हैं, उससे मुकाबला है। कैसे होगा? मैं तो हिम्मत को दाद देता हूं, हमास के कलेजे को दाद देता हूं। क्या उसने ये पंगा लिया? अरे ले भी लिया तो अब उससे बड़ी हिम्मत की बात है कि इतने दिनों से पंगे को बराबर रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन हमास अपने वजूद को भी खत्म कर लेगा। दोस्तों, किसी के पास 100 रुपए और किसी के पास 1 बिलियन रुपए, 1 बिलियन वाला तुम्हारे 100 रुपए खत्म कर देगा, तुम्हें कमाने में सालों लग जाएंगी, तुम तो पीछे धक्के में कुएं में गिरते जा रहे हो। किसको सपोर्ट करना है ये मैटर नहीं करता, रियलिटी से आप वाकिफ होना जरूरी है। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया। नेक्स्ट, तो मैंने बताया ना, बाल्फर जो ब्रिटेन जुडाइज्म कम्युनिटी के सेक्रेटरी थे, ये बात कब की है दोस्तों? 1917 की। कोई मसला ही नहीं, इजराइल वगैरह का कोई नामो निशान नहीं। मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इजराइल पता फाउंडेड कब हुआ, इजराइल पैदा कब हुआ? 14 मई 1948, 14 मई 1948 को, तब जाकर ये इजराइल पैदा हुआ। फिलिस्तीन शुरू से था। बेल्फर डिक्लेरेशन, बेल्फर ने यह कहा जेविश कम्युनिटी से कि हम आपको जगह दिलाएंगे। कहां दिलाएंगे? फिलिस्तीन में दिलाएंगे। ठीक है साहब, वो प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन वो प्रस्ताव किस तरीके से पास हुआ? उस प्रस्ताव को 3 हिस्सों में बांटा गया। यूएन ने कहा कि भाई ऐसा करो, इस तरीके से इस इजराइल को जगह दे दो, फिलिस्तीन को भी जगह दे दो। कैसे बांटा गया दोस्तों? पहले कहा गया कि जेविश, अरब और इंटरनेशनल सिटी, 3 हिस्से में बांट दो। एक हिस्सा ज्यूज का होगा जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, एक हिस्सा अरब्स का होगा जिन्हें हम फलस्तीनी कहते हैं, एक हिस्सा ऐसा बनाओ जिसे इंटरनेशनल सिटी कहा जाए, वो किसी एक की सिटी ना हो, इंटरनेशनल सिटी हो। क्यों? और इंटरनेशनल सिटी कौन सी बनाई जाए? वो जेरूशलेम बनाई जाए, क्योंकि वहां पवित्र स्थल है। ये कहा बेल्फर और यूएन ने इस प्रस्ताव को दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा इजराइल कैसे मानता है इस बात को, फलस्तीन कैसे मानता है इस बात को? उसकी जमीन उसको 49% दिया जा रहा है और उसको 51% दिया जा रहा है। लेकिन अरब ने इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया, इस बात को, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर क्या होता है? बम्बार्डमेंट होता है, लड़ाइयां होती हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। यूएन खामोश है, मरने वाले मर रहे हैं, यूएन खामोश है। मालूम पड़ा अभी अमेरिका हथियार बेच रहा है। इनको अपनी बिजनेस की पड़ी है, इनको किसी की नहीं पड़ी है। ये कोई धर्म वाले नहीं, कोई कर्म कांड वाले नहीं, इनको सिर्फ बिजनेस चाहिए, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन ये क्योंकि बड़ा शक्तिशाली देश है, दबा के रखता है लोगों को, पैसे से दबा लेता है, मदद के नाम पर दबा लेता है। दोस्तों, अगर अमेरिका चाहे तो 1 मिनट में युद्ध खत्म हो जाए, 50-50 कर दे। हमास भी तैयार है, फिलिस्तीन भी तैयार है। नहीं, अब क्यों नहीं कर सकते? 84% पे इजराइल ने कब्जे कर लिया। कौन मासूमों को कत्ल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? दोस्तों, जब बम गिरता है कि वो देखता है कौन मासूम है, कौन गुनहगार है। और बड़े बड़े बिल्डिंगों पर बम गिर रहा है, परिवारों पे बम, मस्जिदों में, हॉस्पिटलों में। दोस्तों, ये कैसे कह सकते हो कि हमने मासूमों को नहीं मारा, फलस्तीन मासूमों को मार रहा है? हो ही नहीं सकता। अनकंट्रोल्ड चेन होती है वो तो। जब बम आपने फेंक दिया, उसका शिकार होगा जो उसकी जद में आएगा, जो उसके कंट्रोल में आएगा, जो एरिया में आएगा। नेक्स्ट, हॉलोकास्ट में बता चुका, वही 60 लाख यहूदियों को दुनिया से नेस्तनाबूद कर दिया था। किसने करा था दोस्तों? हिटलर ने करा था। अब बात आती है गाजा पट्टी। एक टर्म है गाजा पट्टी, इसे इंग्लिश में गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप माने पट्टी।
मैंने बताया कितनी बड़ी पट्टी है ये दोस्तों। ये देखिए 41 किलोमीटर लॉन्ग है, 10 किलोमीटर वाइड है, 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी। ये एक स्ट्रिप है, एक पट्टी है। और इजराइल का डिवीजन देखिए कैसे किया है दोस्तों। यहां से लेकर अगर मान लो ये कोई देश है, ये देश है, तो ये इतना सा रहा, इतू सा, ये बना पैलेस्टाइन। देखो दोस्तों, इतनी बड़ी जगह में से इस मालिक को, मकान के मालिक को यहां आकर समेट दिया। और यहां पर इतनी सी जगह है, एक जिसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। ये पैलेस्टाइन, फलस्तीन और ये गाजा। दोस्तों ये गाजा को कह दिया फलस्तीन ये तुम्हारा ही है। इस गाजा को फलस्तीन को दे दिया। इसमें मंदिर बने, मस्जिद बने, चर्च बने, जो भी काम हो, बिजली, स्कूल, पानी, इस सब पे कंट्रोल इजराइल का। दोस्तों ये पूरा इजराइल है। अब इस समय जो बमबारी चल रही है गाजा के ये यहां चल रही है। यहां लेबनान है, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया। मेरे दोस्तों इसकी हालत तबाह है इस समय। ये इसके बारे में मैंने लिखा मोस्ट डेंसली एरिया इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। ये इतनी सी आबादी में 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर वाइड में दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादियां रहती है। घनी आबादी में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मुझे नहीं लगता रहेंगे। गरीब गुरबा आबादी रह रही होगी जो इतनी डेंस आबादी बनाकर रह रही है। दोस्तों इस समय इजराइल की ताबड़तोड़ फायरिंग, ताबड़तोड़ बॉम्बार्डमेंट इसी में हो रहा है। लगभग मेरा अनुमान है लगभग 80% गाजा खत्म कर चुके हैं ये लोग। और जो बचे हैं उन्हें पानी की सप्लाई रोक दी गई, बिजली की सप्लाई रोक दी गई। ये जुल्म कहां से हो रहा है? फैसला आपको करना है, बट आप होते कौन हो फैसला करने वाले? आपको मतलब क्या? मेरे देश के अपने निजी मुद्दे इतने हैं दोस्तों कि हम वहां जाने की हमें फुर्सत ही कहां। हमें पेट से लेके, जबान से लेके, दिमाग से लेके, पढ़ाई से लेके, हमारे मुद्दे अपने इतने हैं कि जिनसे हम उलझे पड़े हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो तब करेंगे ना जब हम अपने हालातों को सुधार लेंगे। तो कहने का मतलब यह था कि इजराइल और पैलेस्टाइन में मेरे देश में ही दो धड़े बनाए दे रहे हैं लोग कि जो मुस्लिम हैं वो फलस्तीन को फॉलो करते हैं क्योंकि वहां मुस्लिम है, और यहूदी जो हैं वो हिंदू जो है वो यहूदियों को फॉलो करते हैं। दोस्तों यहूदी और हिंदू तो अलग अलग है, एक तो हो ही नहीं सकते। मैं कैसे मानूं? सोनिया गांधी ने फलस्तीन को, फलस्तीन के पक्ष में वोट किया। सोनिया गांधी ने चाहा फलस्तीन को। उससे आगे चलो, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने फलस्तीन के पक्ष में बोला। तो ऐसा नहीं है कि मैं या मुस्लिम फलस्तीन के पक्ष में बोलते हैं। और मुस्लिमों से भी मेरी ये अपील है, बिना सोचे समझे बेवकूफी की बातें ना करें। कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके पक्ष में नहीं है, आपका इससे ज्यादा कोई मसला नहीं है। हाँ, आपकी राय क्या हो सकती है? राय देना जरूरी है क्या? अपने पास रखो अपनी राय को। जब आपकी राय देने से, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि दो फाड़ हो जाएं सोसाइटी के, उससे बचाने के लिए, उस दो फाड़ को रोकने के लिए अपनी राय अपने पास रखो। ये मांगने वाले मीडिया वाले क्यों आते हैं? पार्लियामेंट से कोई कमेटी आई तुम्हारे पास तुम्हारी राय मांगने आई, तो वहां दो राय। वो राय आपकी ली भी जाती है, संज्ञान में भी ली जाती है, और उस राय पर अमल भी किया जाता है। बिला वजह की फालतू राय ना बनाए। इजरायली ये, फलस्तीनी वो। आप राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, खुद तहकीक करें। मैंने जो बताया इस पे थोड़ा गौर करें। लास्ट में एक लाइन में कह दूं, जैसा कि मेरी ये आदत है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई। दोस्तों इंसान बनो, इस दुनिया को अमन और शांति से जीने दो, अच्छे से जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंबकम, तभी तो ये साकार होगा। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इंसान बनो ताकि तुम्हारे घर में भी खुशहाली रहे, तुम्हारे पड़ोस में भी खुशहाली रहे, तुम्हारे अपने परिवार में और देश में खुशहाली रहे। जब तुम्हारा देश खुशहाल होगा, तुम खुशहाल होगे, दुनिया को खुशहाल करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।